का एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th के साइंस क्लास 10th साइंस में, जिसमें हम लोग प्रतिदिन चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। जिसमें आज हम लोग पढ़ते हैं विद्युत या विद्युत प्रभाव। क्या कहा जाता है कि विद्युत का प्रभाव है, जिसमें इकाई 4 है, क्या यूनिट 4 है विद्युत का प्रभाव। इसको हम लोग कवर करते हैं। जिसमें इसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विद्युत, इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, क्या है विद्युत, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग कवर करते हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट या क्या हो जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे, उसको उसके साथ साथ में इसको जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सभी को कवर किया जाएगा। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसके वीडियो को प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, तथा उसके लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया जाएगा, जहां से आप लोग जाकर वहां से पूरे के पूरे क्लास को चैप्टर वाइज तथा वन शॉट वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग वीडियो देखते समय अगर थोड़ा सा आपको समय लगता है कि नहीं अधिक है या बहुत ही स्लो इसमें बोला जाता है, तो आप लोग अपने जो आवाज़ की स्पीड होती है, स्पीड की क्वालिटी को आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 1.5 पर भी देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसमें स्पीड या शब्दों का उच्चारण अगर स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा तो आप लोग नॉर्मल में रखकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, ये है कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने के बाद आप लोग अपना जो अनसॉल्व पेपर रखे हैं, अनसॉल्व पेपर को उठाइएगा और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरे के पूरे 8-10 जो सेट दिए गए आपके अनसॉल्व पेपर में, पूरे के पूरे एक बार देखिएगा कि विद्युत चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सभी को एक बार कवर करिएगा। पूरा का पूरा आपको एक बार वीडियो देखने के बाद जितने भी अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी एक ही वीडियो में से आपको मिल जाएगा। हाँ, इसके जितने भी न्यूमेरिकल वाले सवाल, न्यूमेरिकल या आंकिक जितने भी सवाल है, इसको अलग वीडियो में हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। जैसे आप लोग प्रकाश के वीडियो को देखे होंगे, प्रकाश के पहले आपको वीडियो डाला गया है, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे सभी को अपलोड किया गया है, और उसमें से एक भी सवाल आपके सिलेबस से या आपके एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आप लोग उसको देखकर और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं बिना बात किए या बिना समय गवाए हुए चलते हैं विद्युत की ओर। देखिए विद्युत क्या होता है, अक्सर करके हम देखते हैं कि हमारे आसपास या हम आज के दैनिक जीवन में देखा जाता है तो बिना विद्युत का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। वो ए टू जेड कोई भी कार्य हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में विद्युत को क्या अपना एक दैनिक जीवन में प्रतिदिन आवश्यकता हेतु उसको क्या किया गया है कि अपना आवश्यकता हेतु इसको महत्वपूर्णता दे दी गई है कि उसके बगैर कहा जाता है विद्युत के बगैर हम कोई भी कार्य आज के दौर में नहीं कर पा रहे। तो कहा जा रहा है कि आखिरकार विद्युत को प्रवाहित करने के लिए ये इसमें क्या आवश्यक होता है, तो कहा जाता है देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द होता है यह ग्रीक शब्द होता है। कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द होता है, देखिए थोड़ा सा इसकी परिचय के बारे में लोग बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो होता है यह ग्रीक वर्ड या कहा जाता है यूनानी भाषा है। कौन सा भाषा है, यूनानी भाषा से, जिसमें इसका अर्थ होता है, जिसे इसमें कहा जाता है कि यूनानी भाषा में अंबर को कहा जाता है, अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहा जाता है कि उसमें अंबर जो होता है, अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। देखिए यहाँ से अंबर जो था यूनान में, उसमें अंबर शब्द को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन कहा गया। जब अंबर शब्द को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया तो कहते हैं कि इसी शब्द से आधुनिक शब्द में इलेक्ट्रॉन से ही क्या बना गया, इलेक्ट्रिसिटी बना, जिसका नाम रखा गया विद्युत। क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही, जैसे अंबर शब्द था, अंबर शब्द को वर्तमान में इसके इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन शब्द से इलेक्ट्रिसिटी बनी है, जिसको हिंदी में विद्युत कहा जाता है। तो कहा जाता है बाद में अनेक वैज्ञानिक ने विद्युत के उत्पादन, कहा जाता है कि बाद में अनेक वैज्ञानिक ने विद्युत के उत्पादन, उसकी प्रकृति तथा प्रभाव का अध्ययन किया। इस प्रकार विद्युत संबंधी हमारा ज्ञान, या कहा जाता है कि विद्युत संबंधित जो ज्ञान था यह लगातार बढ़ता गया, और आज हम 21वीं शताब्दी में कंप्यूटरी युग में प्रवेश कर रहे हैं, जो कहा जाता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी या बिना विद्युत के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो अब देखिए विद्युत से समझने के लिए हमको किसकी आवश्यक है समझना, आवेश का। कहा जाता है कि आवेश क्या होता है, या कहा जाता है कि विद्युत आवेश। देखिए क्या है,
आवेश क्या होता है। देखिए आवेश के बारे में हम लोग देखते हैं कि आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। कहा जाता है देखिए जो आवेश होता है यह परमाणु का मूल कण होता है। अब परमाणु क्या होता है, देखिए परमाणु अणु तत्व यौगिक के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके ऊपर वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमाणु अणु और तत्व किस प्रकार से के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो हम लोग चलते हैं इसको आवेश के ऊपर। देखिए आवेश कहा जा रहा है कि आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि जो आवेश होता है यह परमाणु का एक मूल कण होता है जो धनात्मक भी हो सकता है तथा ऋणात्मक भी हो सकता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि कुछ पदार्थ हम ऐसे देखते हैं जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सभी को क्या करते हैं, कपड़े या खाल द्वारा जब रगड़ा जाता है तो एक कागज के टुकड़ों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो ये जो पदार्थ होता है जो आकर्षित होता है या जो आकर्षण का गुण होता है यह किसके कारण होता है, यह रगड़ के कारण होता है, या तो कहा जा सकता है कि यह घर्षण के कारण होता है। किसके कारण, घर्षण के कारण, या तो कहा जा सकता है कि रगड़ के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार के जो गुण होते हैं या इन गुण के प्राप्त कर लेने के पश्चात जो विद्युतमय या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते कहा जाता है कि जब ये गुण कहा जाता है कि जब किसी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तो इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युतमय कहा जाता है। कहा जाता है कि जब किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण प्राप्त होता है तो इन्हीं गुण को पदार्थ का क्या कहा जाता है, विद्युतमय। क्या होता है, विद्युतमय। विद्युतमय या इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तथा कहा जा सकता है कि वह कारक जिससे कि उनमें यह गुण उत्पन्न होता है इसी को कहा जाता है विद्युत कहा जाता है। कहा जाता है कि जब किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है इसी को विद्युत कहा जाता है। विद्युत को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ में आवेश ग्रहण कर लिया। कहा जाता है कि जब कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, विद्युतमय का आपको पता है कि जब किसी पदार्थ को आकर्षित करने का जो गुण होता है या जिस गुण के कारण विद्युत अपनी ओर आकर्षित करता है तो इसी को विद्युतमय कहा जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी पदार्थ की विद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि वह पदार्थ आवेश ग्रहण कर लेता है। अतः कह सकते हैं कि जो विद्युतमय पदार्थ होता है यह आवेशित पदार्थ भी कहा जाता है। सिंपल सा है कि अब जब किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है इसी को कहा जाता है आवेश कहा जाता है। तो ये आवेश धनात्मक भी हो सकता है तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो यह हम कह सकते हैं कि देखिए कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से छड़ को क्या कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ आवेशित हो जाता है। कहा जाता है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह छड़ क्या जाता है, आवेशित हो जाता है। तो जैसे जिस प्रकार से हम लोग अपने एक पेन को अपने बाल में रगड़ने के बाद जैसे उसको क्या था धूल कण के पास ले जाया जाता तो उसके जो कण होते हैं ये क्या कहता है, यह क्या जाता है, जो पेन होता है जिसको हम अपने बाल में रगड़े होते हैं तो उसको वो क्या कहता है, वो जो कलम होता है या जो पेन होता है यह जो धूल के कण होते हैं इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि जो पेन होती है यह आवेश को ग्रहण कर लेता है जिसके कारण उसके पास ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि जो कांच की छड़ होती है या रेशम पर रगड़ते हैं तो रेशम क्या जाता है, जो कांच की छड़ होती है यह आवेशित हो जाती है। इस प्रकार आवनुत की छड़ बिल्ली के खाल से रगड़ जाने पर आवेशित हो जाती है। परंतु कहा जा सकता है कि इन दोनों छड़ों के आवेश एक दूसरे से भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग स्पष्ट रूप से आगे समझ सकते हैं। कहा जाता है कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कहा जाता है कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो रगड़कर एक डोरे से लटका दे तथा दूसरे कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर पहली छड़ के पास रख देते हैं
तो देखते हैं कि लटका हुआ छड़ दूर हट जाता है। सिंपल सा कहा जा सकता है कि इसमें हम लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अब देखिए कहा जाता है कि जब समान प्रकार के समान प्रकार के आवेश जो होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कहा जा रहा है कि अगर कहा जाता है कि दो पदार्थ हैं, इन दोनों में समान आवेश है। कहा जाता है कि कौन सा आवेश, अगर मान लीजिए AB+ और AB+ है तो इन दोनों को पास लगाया जाता है तो एक दूसरे को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। क्या कहते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। अब कहा जाता है कि असमान आवेश हो। कहा जाता है कि एक के पास प्लस हो और एक के पास माइनस हो। तो अब जब असमान आवेश होते हैं तो ये एक दूसरे को सदैव आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए आगे कहा जाता है कि जो आवेश का होता है, आवेश को किससे दर्शाया जाता है, इसे कूलाम कहा जाता है। कहा जाता है कि कूलाम आवेश का एसआई मात्रक होता है। कहा जाता है कि आवेश जो होता है या कूलाम का एसआई मात्रक होता है। क्या देखिए आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को किससे दर्शाया जाता है, सी से दर्शाया जाता है। यह क्या जाता है, एसआई मात्रक होता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि एक कूलाम आवेश, कहा जाता है कि एक कूलाम आवेश में कितने 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कहा जा रहा है कि एक कूलाम आवेश में 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जब एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन कितने 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻⁻19 कूलाम या ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस प्रकार से हमको ज्ञात करना है Q बराबर Ne। अब क्या है, देखिए Q क्या हो जाएगा, यह आवेश हो गया। आवेश कहा जाता है कि कुल आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितना होता है तो इन मान को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश से ज्ञात करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अब इस प्रकार से क्या क्या ज्ञात करना है, तो देखा जाता है कि एक कूलाम क्या होता है, एक कूलाम में देखा जाएगा धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, जैसे कहा जाता है कि ए धातु है, धातु में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किया जाता है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है, अगर मान लीजिए इसको बाएं क्या होता है, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर किया जाता है। तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है, बाएं से दाएं की ओर होता है। तो जी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या होता है, हमेशा करंट फ्लो करता है। तो कहा जाता है आवेश प्रवाहित होता है। तो कहा जाता है जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से क्या बाएं से दाएं की ओर जाती है तो करंट सदैव क्या कहती है, दाएं से, अब दाएं से ए बाएं की ओर करंट चलेगी। तो इस प्रकार से क्या कहता है, आवेशित कणों को पहचाना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता है जिसका मान होता है 1.6×10⁻⁻19 होता है, जिसके बारे में यहाँ पर समझाया गया था। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह के एक इलेक्ट्रॉनों का मान कितना 1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इसे एक मूल आवेश कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि इसको मूल आवेश कहा जाता है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कहा जाता है कि एक कूलाम आवेश में कितना, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में, आवेश में कुल, कहा जाता है कि आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, हम लोग यहां से समझते हैं। देखिए क्या है, देखा जाता है कि अभी फार्मूला क्या, Q बराबर Ne। इसमें बोला इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है तो Ne। देखिए अब अगर जब देखा जाता है कि Q बराबर Ne है तो इसमें जब बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जाएगा तो N बराबर, अब देखिए क्या जगह एक कूलाम,
गुलाम मतलब आवेश हो जाएगा, नीचे बोला जाएगा इसको बोला गया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखिए यहाँ पर ई बराबर क्या, एक के इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो यहाँ पर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, n बराबर एक कूलाम बटा के एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, इस प्रकार से बोला गया एक कूलाम का मान, अगर एक कूलाम है बटा के, अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना बोला गया है, 1.6 गुणे 10 के घाते कितना -19 कूलाम। अब इन दोनों का क्या कहते हैं, डिविजिबल, इन दोनों का भाग किया जाता है तो कितना मान आता है कि 6 क्या आता है। अब सिंपल सा है कि देखिए क्या है, देखिए अगर 1.6 का भाग अगर हम एक में देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6.05 गुणे 10 के घाते 18, कितना 6.25 गुणे 10 के घाते 18 क्या था, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो एक क्या होती है, सदैव निश्चित होती है। तो इसलिए पता प्राप्त होता है कि जैसे जैसे एक कूलाम आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 के घाते 18 होती है। इस प्रकार से हम क्या प्राप्त करते हैं कि एक धातु में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। अब हम लोग देखते हैं, अब आगे देखिए क्या है, विद्युत धारा क्या होती है। देखिए क्या है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर चलते हैं, विद्युत धारा क्या होती है। देखिए विद्युत धारा क्या होती है, कहा जाता है कि आवेश के प्रवाह की दर को, कहा जाता है कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहा जा रहा है कि आवेश जिस दर से, या आवेश जो होता है जिस दर से या जिस समय से या जिस दर से क्या कहते हैं प्रवाहित होती है, या कहा जाता है कि एक क्या जाएगा, कोई धातु हो गया, इसमें कितनी रफ्तार से आवेश प्रवाहित होता है जिसी को विद्युत धारा कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है परिभाषा में क्या, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब कहा जाता है कि एवं विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। कहा जा रहा है कि जो विद्युत धारा होती है यह एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से समय t में क्यों आवेश प्रवाहित होता है, ये कहा जा रहा है कि यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट में t समय में क्यों आवेश प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I, विद्युत धारा किससे दर्शाया जाता है, I से, आवेश को क्यों से, समय को t से। तो किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही होता है तो यहाँ पर लिखा जाता है विद्युत धारा, क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर, अब क्यों हो जाएगा क्या, आवेश बटा के समय। अब इसकी परिभाषा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर कोई भी परिभाषा आपको नहीं याद है तो सिंपल सा इस फार्मूले के आधार पर भी आप परिभाषा को बना सकते हैं। देखिए क्या है, विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। दर मतलब क्या जगह, समय, क्या जगह, दर का मतलब क्या जगह, समय। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जितनी जो विद्युत धारा होती है ये कितने समय में कितना आवेश उत्पन्न करती है, इसी को विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार से परिभाषा के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं। तो अब आगे देखिए क्या है, विद्युत धारा जो होती है इसके देखिए नोट क्या है, विद्युत, देखिए विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जो लगभग में 6 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होती है। कहा जाता है कि यह लगभग में 6 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होती है। ये कहा जा सकता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होती है, एम्पियर होता है। देखिए कुल आवेश का मात्रक कूलाम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसका नाम फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मेरी
एम्पियर के नाम पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि अंद्रे मेरी एम्पियर ने ये क्या धारा का मान ज्ञात किया था, जिनके नाम पर ही धारा क्या विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर रखा गया है। तो हम लोग इसमें क्या समझे, देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसके फ्रांस के वैज्ञानिक अंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। अगर देखिए एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, इसको हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखिए एक एम्पियर की परिभाषा क्या है, किसी परिपथ में चालक के अंदर, कहा जाता है कि कोई भी परिपथ है, परिपथ में चालक के अंदर से एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उत्पन्न होने वाला धारा 1 एम्पियर होता है। कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड 1 कूलाम आवेश 1 कूलाम आवेश हो गया, 1 सेकेंड में प्रवाहित करता है तो धारा का जो मान होता है यह 1 एम्पियर होता है। तो कहा जा रहा है कि 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उत्पन्न जो धारा होती है वह 1 एम्पियर होती है। यह परिभाषा के अनुसार तथा सूत्र के अनुसार भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए I बराबर Q बटा के T था, आपको पता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा के समय हो गया। तो इसे मान याद ज्ञात करना है, जो आवेश होता है यह 1 कूलाम हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद जो इसके बाद जो उत्पन्न धारा होती है यह 1 एम्पियर होती है। बस सिंपल से खत्म हो गया। तो इस प्रकार से क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। देखिए आगे क्या बोला गया, परिभाषा क्या है, विद्युत धारा जो आई होती है आवेश के आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आगे का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सवाल करना पड़ेगा या अंकित जो सवाल करना पड़ेगा तो उसमें आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जिसमें विद्युत धारा जो होती है यह आवेश बटा के समय होती है, जिसके I बराबर Q/T कहा जाता है। अब कहा जाता है कि धारा का यह सही मात्रक एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा के 1 सेकेंड होता है, अभी बताया गया आपको। तो कहा जाता है 1 कूलाम आवेश में 1 सेकेंड में जो धारा उत्पन्न होती है वह 1 एम्पियर के बराबर होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 1 एम्पियर का, देखिए कहा जा रहा है 1 मिली एम्पियर जो होता है यह कितने एम्पियर के बराबर होता है, तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। सेम नीचे वही बोला गया है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर होता है। आगे देखिए क्या बोला गया है, विद्युत विभव क्या होता है। देखिए विद्युत विभव क्या होता है, देखिए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हमें क्या पता एहसास होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। कहा जाता है कि जैसे हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई पर ले जाने में एक निश्चित कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध करना पड़ता है। यह कार्य जो होता है यह वस्तु में उस ऊंचाई पर गुरुत्वीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि इस प्रकार से जब हम किसी अनावेशित वस्तु को कुछ आवेश देते हैं तो वह वस्तु आवेशित होने लगती है, लेकिन कुछ आवेश ग्रहण करने के बाद वस्तु पर उपस्थित यह आवेश वस्तु पर आने वाले अतिरिक्त आवेश को प्रतिकर्षित करने लगती है, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य वस्तु में एक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि देखिए कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से किसी वस्तु को हम क्या कहते हैं पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो जैसे ही ले जाते हैं तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद कहा जा सकता है कि एक निश्चित कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध करना पड़ता है। तो इससे उसी प्रकार से कहा जा सकता है कि जो विद्युत विभव होता है तो इसकी बात के कहा जाता है तो इसमें कहा जाता है कि एकांक धन आवेश
को अनंत से विद्युत क्षेत्र में कहा जाता है कि एकांक धन आवेश, कहा जाता है किसी भी धन आवेश को एकांक क्षेत्र से किसी क्षेत्र से लाया जाता है तो उसमें जो आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से वहां पर बोला जा रहा है कि एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद एक निश्चित कार्य करना, कार्य जो होता है यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो उस समय जो ऊंचाइयों पर गुरुत्वीय ऊर्जा के रूप में जो संचित हो जाती है, तो जो ऊर्जा होती है, तो इसी प्रकार से यह एक अनावेशित वस्तु को हम कुछ आवेश देते हैं तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। तो सिंपल से कहते हैं कि एक अनावेशित वस्तु को जैसे आवेश दिया जाता है तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई भी एक कहा जाता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है यही विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए कहा जा रहा है कि एकांक मतलब यहाँ से कोई आवेशित क्या जाता है, यहाँ पर कोई आवेशित कण होता है जो धन आवेश होता है, जब इसको एक क्षेत्र में कहा जाता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। ठीक है, अब जब यहाँ से इसको लाया जाता है तो वही बोला एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, यहाँ विद्युत क्षेत्र हो गया, लाने में एक जैसे विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो यहाँ से लाने में एक किसी बिंदु पर तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं, इसके लिए जो कार्य करना पड़ता है वही इस वही क्या कहलाता है, इस वही विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि इसको भी से प्रदर्शित करते हैं, इसे किसके द्वारा भी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि भी बराबर, अब देखिए डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कार्य, कहा जाता है कि इसको ऐसे लिखिए। देखिए क्या होता है, विद्युत विभव बराबर विद्युत विभव देखिए क्या है, विद्युत विभव बराबर ये क्या जगह, विद्युत विभव को जैसे लिखा जाता है तो विद्युत विभव बराबर कार्य बटा के क्या जगह आवेश हो जाएगा। अब इसी को कहा जाता है कि भी बराबर W/Q। ठीक है, इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी कि एकांक धन आवेशित कण को एक अनंत विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं तो भी बराबर W/Q हो जाता है। देखिए क्या जगह जो विद्युत विभव होता है, अब कहा जाता है कि एक अनंत आवेश में कहा जाता है, देखिए क्यों आवेश हो गया, क्यों आवेश हो जगह जो अनंत से आ रही है, एक किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है यह डब्ल्यू हो गया है। तो इस प्रकार से एक बिंदु निश्चित करने के लिए तो कहा जाता है भी बराबर W/Q हो जाता है। तो भी क्या है, भी देखिए क्या होता है, जो भी होता है विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। जो विद्युत विभव का मात्रक होता है ये क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कहा जाता है कि ठीक है, अब देखिए विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है तो क्यों कहा जाता है एक कूलाम, कहा जाता है कि जो आवेश होता है यह एक कूलाम हो और किया गया कार्य कितना होता है, एक जूल हो, तो उसमें कहा जाता है कितने विभवांतर होना चाहिए या कितने वोल्ट होना चाहिए, कितने वोल्ट होना चाहिए। तो कहा जाता है कि जब वोल्ट की बात करता है या कहा जा सकता है कि विद्युत विभव की बात करता है तो जब उसमें आवेश की मात्रा एक कूलाम हो और किया गया कार्य एक जूल हो तो वहाँ पर भी का मान भी कहा जाता है यह विद्युत विभव भी कितना आना चाहिए, एक वोल्ट आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अगर किया गया कार्य और जो आवेश होता है या एक होता है तो आपस में कितना होने देना चाहिए, जो विद्युत विभव होता है या जो वोल्ट होता है उसका मान एक होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि एक कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य करना पड़ता है, जो उस बिंदु पर विभव एक वोल्ट होता है। इस प्रकार से विद्युत विभव को प्राप्त करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि
आगे देखिए क्या है, विद्युत विभवांतर। देखिए क्या विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहा जाता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, कहा जा सकता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच विभव के अंतर के बराबर होता है। कहा जा सकता है कि यदि किसी दो बिंदु के बीच जो विभवांतर होता है उन बिंदुओं के बीच विभव के अंतर के बराबर होता है। यदि कहा जा सकता है कि दो बिंदुओं के बीच, देखिए दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। कहा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जा सकता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। कहा जा सकता है कि अभी हम लोग ऊपर पढ़े विद्युत विभव को, देखिए कहा जा रहा है कि दो बिंदु के बीच, अब यहाँ से एक बिंदु ये भी बिंदु था, यहाँ से जो लाने में जो किया गया कार्य था, अब इसको हम लोग देखे थे एकांक समय में या एकांक आवेश को किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य था वो विद्युत विभव था। तो कहा जाए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदु हो गए, एक बिंदु दो बिंदु, या दो बिंदु ए भी हो सकता है, एक बिंदु से दूसरा बिंदु। अब कहा जा सकता है कि एक बिंदु का दो बिंदु के बीच, देखिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु हो गया, तो दो बिंदु के बीच हो गया, दो बिंदु के बीच जो विभवांतर होता है वह उन दो बिंदुओं के बीच के जो विभव होता है, कहा जाता है कि जो विभव होता है यह दोनों विभव के बराबर होता है। कहा जाता है कि जो विभव होता है उनके अंतर के बराबर होता है। तो यदि कहा जा सकता है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। ये समझ में आ गया। देखिए विभवांतर, विभवांतर मतलब क्या, अंतर करना, विभव के बीच अंतर करना। तो विभव के बारे में हम लोग ऊपर समझ ही चुके हैं। तो एकांक क्षेत्र से लाए गए किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य करना होता है वही विभव कहलाता है। तो कहा जाए विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विभव होता है, देखिए जो विभव होता है यहाँ पर लिखा जाएगा, यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्यू आवेश द्वारा गति किया जा सकता है। देखिए क्यू आवेश द्वारा गति करता है, क्यों आवेश द्वारा गति करता है, तो किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य जूल होता है। तो ए इन बिंदुओं के बीच विभवांतर, देखिए क्या विभवांतर बराबर कार्य बटा के आवेश। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है विभवांतर को मापा जाता है। तो कहा जाता है विभवांतर बराबर कार्य बटा के प्रवाहित आवेश होता है। तो इसीलिए विभवांतर को भी बराबर कार्य डब्ल्यू अपान क्या होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है, क्यों होता है। तो कहा जाता है भी बराबर डब्ल्यू अपान क्यों हो जाता है, या भी बराबर डब्ल्यू बटा के क्यों हो जाता है। अब देखिए आगे क्या हो जाता है, जो विभवांतर होता है या जो विभवांतर का मात्रक होता है यह वोल्ट, देखिए विद्युत विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है और विद्युत विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। तो इस दोनों में कंफ्यूजन मत रहिएगा कि जैसे विद्युत विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है और विद्युत विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है। अब देखिए एक वोल्ट को हम लोग परिभाषित करते हैं। देखिए एक वोल्ट जो होता है, एक वोल्ट जो होता है यदि किसी विद्युत धारावाही चालक में के क्या होता है, यदि किसी, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग और एक्स्ट्रा समझ सकते हैं कि जो भी, देखिए भी बराबर ये विभवांतर था, ये क्यों का मतलब का किया गया कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है बटा के आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका मात्रक जूल प्रति, देखिए जूल प्रति कूलाम भी हो सकता है जिसको वोल्ट कहा जाता है। तो कहा जा सकता है कि जो आवेश होता है या जो विद्युत विभवांतर होता है इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम भी हो सकता है और इसी को जूल प्रति कूलाम को ही एक और नाम दिया गया है वोल्ट भी कहा जा सकता है, जिसका प्रतीक क्या होता है, भी होता है, कैपिटल भी होता है। अब हम लोग का चलते हैं कि एक वोल्ट क्या होता है।
अब 1 वोल्ट की परिभाषा देखा जाता है तो इसको भी दर्शाने के लिए क्या V बराबर W/Q को दर्शा सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। कहा जा सकता है कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है, क्या होता है 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है ये 1 वोल्ट का होता है। देखिए कहा जा रहा है कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदु के बीच, एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु ए हो गया, इसके बीच में जो आवेश होता है, आवेश कितना होना चाहिए, 1 कूलाम है। अब उसके बीच में किया गया कार्य जो होता है यह 1 जूल होगा। जब 1 जूल कार्य होगा और 1 जूल आवेश होगा तो विभवांतर भी कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। यही 1 वोल्ट की परिभाषा है। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि इसमें नोट के में देखा जा रहा है कि विभवांतर का माप किसके द्वारा किया जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। कहा जा रहा है कि जो विभवांतर मापा जाता है वो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। इसे सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसको सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सिंपल सा है कि विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। देखिए मात्रक भी वोल्ट, देखिए विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है। अब वोल्ट को मापन करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव ये दोनों का जो मात्रक होता है यह वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है कि इसे सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को आगे आपको समझाया जाएगा कि समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है। अब कहा जाता है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कहा जाता है कि एक आदर्श, कहा जाता है कि एक आदर्श जो वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है यह अनंत होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट कहा जाता है कि आदर्श अमीटर, देखिए आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। कहा जा रहा है कि जो एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है इसका प्रतिरोध अनंत होता है, लेकिन जो आदर्श अमीटर होता है इसका अमीटर कैसे क्या मापा जाता है, जो धारा मापी जाती है वो प्रतिरोध उसका मात्रक शून्य होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है जबकि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध सदैव शून्य होता है। आप लोग इसको अच्छे से इसको क्या कर रहे हैं, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो इसमें समझिए कि एक जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है यह अनंत होता है, जबकि अमीटर का प्रतिरोध होता है यह शून्य होता है। देखिए विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है यह विभवांतर होता है। इसे V बराबर W/Q के रूप में दर्शाया जाता है। क्यों है, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलाम भी हो सकता है, जिसको और किसके नाम से जाना जाता है कि वोल्ट के द्वारा जाना जाता है। अब कहा जाता है कि 1 वोल्ट जो होता है ये क्या होता है, 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया जो कार्य होता है यह 1 जूल होता है। तो इससे प्राप्त जो अंतर होता है यह कितना होता है, 1 वोल्ट का होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलाम होना चाहिए। अगला कहा जाता है कि वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट को विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए कहा जाता है कि विभवांतर को मापने की युक्ति जो होती है इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व में जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कहा जा सकता है कि वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने में किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतीक, देखिए वोल्ट मीटर का प्रतीक क्या होता है, भी। देखिए भी वोल्ट हो गया। अब इसके बाद इधर से एक पॉजिटिव आवेश के द्वारा तथा एक निगेटिव आवेश के द्वारा ये जुड़ा होता है। अब कहा जा सकता है इसमें सेल क्या होती है, बैटरी क्या होती है, यह एक सरल युक्ति होती है जो विभवांतर को बनाए रखती है। कहा जाता है कि इसमें जो बैटरी होती है यह एक सरल युक्ति होती है जो विभवांतर को बनाए रखती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। कहा जा रहा है जो
विद्युत धारा होती है यह सदैव उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो विद्युत परिपथ में जो विद्युत परिपथ जो विद्युत परिपथ में समांतर उपयोग होने हेतु कुछ युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि जो विद्युत परिपथ होते हैं इसमें उपयोग होने वाले कुछ युक्तियों का प्रयोग हम लोग इस प्रकार से करते हैं। आगे देखिए क्या है विद्युत परिपथ क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं मंद, कहा जाता है कि उच्च विभव से निम्न विभव, या कहा जा सकता है कि सतत एवं मंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। अब देखिए कहा जा सकता है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न अवयव जिसे हम इस प्रकार से दर्शाए जा सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें मूल रूप से देखा जाए बल्ब है, एम्पियर लगा हुआ है, एमीटर है, अब इसमें प्लग लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब कहा जा सकता है कि पॉजिटिव चार्ज से ये धाराएं जाती है बल्ब के पास, बल्ब क्या जाता है एम्पियर में जाता है, और एम्पियर क्या जाता है फिर धाराएं जाती है, ये प्लग कुंजी लगी होती है जिसके द्वारा ऑफ और ऑन का किया जाता है, और इस प्रकार से क्या होता है पूरे के पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह होता रहता है। तो कहा जा सकता है कि विद्युत धारा को एमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। जो विद्युत धारा होती है यह एमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो इस युक्ति में कितनी धारा प्रवाहित होती है एक किसके द्वारा मापी जाती है, एमीटर के द्वारा। एमीटर को क्या दर्शा जाता है, धारा को मापा जाता है, और वोल्ट मीटर को विभवांतर को मापा जाता है। तो एमीटर को एम्पियर के द्वारा मापा जाता है, नामक यंत्र से मापा जाता है, और इसे सदैव परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो कहा जाता है कि जो एमीटर होता है या जो विद्युत धारा होती है यह सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, लेकिन जो विद्युत विभवांतर होता है यह सदैव या वोल्ट मीटर जो होता है वह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग इसमें ध्यान से अच्छे से समझिएगा कि कहा जाता है कि जो वोल्ट मीटर होता है यह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और जो एमीटर होता है यह सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। अब कहा जा सकता है कि इसे दिए गए चित्र में एक बल्ब, एक एमीटर, एक बैटरी व कुंजी श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो कहा जा सकता है कि एमीटर का उपयोग श्रेणी क्रम में किया जाता है, जबकि कुंजी को देखिए जबकि कुंजी को ऑन करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है तथा बल्ब जलने लगता है। जैसे कुंजी को ऑन करते हैं तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब जल जाता है। जैसे कुंजी को ऑफ करते हैं धारा प्रवाहित नहीं होती है और बल्ब क्या होता है, बुझ जाता है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि जो विद्युत परिपथ होते हैं इसमें कुछ आवेश के कुछ प्रतीक है, इसको हम किस प्रकार से दर्शाते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि विद्युत सेल जो होती है इसको देखिए इस प्रकार से प्रतीक इसका होता है, इसके द्वारा क्या जाता है विद्युत सेल को जोड़ा जाता है। कौन सा जाता है, एक देखिए प्लस होता है, एक माइनस होता है। प्लस वाला जो भाग होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो माइनस वाला भाग होता है वो क्या थोड़ा सा छोटा होता है। तो इस प्रकार से हम प्लस और माइनस को एक साथ में जोड़ सकते हैं। अब देखिए आगे प्रतीकों के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। देखिए बैटरी और सेल जो जुड़े होते हैं ये किस प्रकार से जुड़े होते हैं, देखिए सेल एक था, यहाँ पर कई सेलों को जोड़ा गया है, तो इसको कहा जाता है कि सेलों का संयोजन हो जाएगा। संयोजन मतलब एक बैटरी दो बैटरी, तो यहाँ पर दो कुंजियों को जोड़ा गया इसलिए बैटरी तथा सेलों का संयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि खुली प्लग, देखिए इसमें खुली प्लग मतलब क्या, यहाँ पे देखिए प्लस और चार्ज, प्लस आवेश है और माइनस आवेश है, एक विद्युत सेल है, इसमें किसी भी प्रकार की कुंजी को जोड़ा नहीं गया, तो यहाँ पर डाट नहीं लगा गया, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एक खुली स्विच है। अब कहा जाए बंद स्विच में यहाँ पर डाट लगा दिया जाता है तो कहा जाता है ये बंद स्विच हो जाती है। खुली स्विच में धारा का प्रवाह नहीं होता है, बंद स्विच में ही धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पांचवा क्या है, तार संधि। तार क्या रहता है, अब देखिए कहा जाता है कि एक तार को जिस प्रकार से जोड़ा जाता है, देखिए कहा जाता है कि संधि का एक दो तारों को एक साथ में जोड़ना ही क्या कहता है, तार संधि कहलाता है। जिस प्रकार के हिंदी के शब्दों में देखा जाता है कि दो शब्दों के मेल को संधि कहा जाता है, उसी प्रकार से कहा जाता है दो तारों को मेल को ही कहा जाता है तार संधि कहा जाता है। बिना संधि की तार का प्रयोग, देखिए बिना संधि मतलब क्या, जब एक तार क्या होता है एक फैला हुआ है, अब इसकी पास से कोई दूसरा तार हो लेकिन एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहेगा तो इसके ऊपर से लेके चले जाएंगे तो इसको कहा जाता है कि एक क्रॉसिंग तार, या कहा जाता है कि ये सीधा बिना संधि के तार या तार क्रॉसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, देखिए इस प्रकार से विद्युत बल्ब को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट कहा कि प्रतिरोधक,
देखिए विद्युत प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोधक को किस प्रकार दर्शाया जाता है। देखिए एक क्या होता है धारक। अब देखिए यहाँ पर जो ऐसे से दर्शाया जा रहा है कांटे की तरह, इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, विद्युत प्रतिरोधक के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रण का जिस प्रकार से अभी ऊपर हम लोग चित्र देखे हैं, इसमें प्रतिरोध था। आगे देखिए क्या प्रतिरोधक को जिस प्रकार से यहाँ पर अभी आगे देखिए क्या है, विद्युत प्रतिरोधक क्या होता है, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रतिरोध को देखा जाता है तो उसमें जैसे ही इसके ऊपर से एक रोधक तार लगा दिया जाता है या इसके ऊपर इस प्रकार से तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है तो इसी को प्रतिरोधी या प्रतिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक कहा जाता है। तो इस प्रकार से लगा देने से धारा क्या होती है, रुक जाती है, इसी को कहा जाता है धारा नियंत्रक। देखिए क्या जाता है नेक्स्ट एमीटर। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एमीटर के द्वारा किसका माप किया जाता है। तो एमीटर का चिन्ह ए लगा है। अब इसके देखिए दाएं बाएं साइड देखा जाता है तो प्लस का चिन्ह और दाएं साइड देखा जाता है तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि और आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ए मीटर जो होता है या श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर को भी से दर्शाया जाता है। अब देखिए वोल्ट मीटर के द्वारा किसका माप किया जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। जैसे जितना जितना आपको क्लास दिया जा रहा है आप लोग उतनी क्लास को कवर करिए और कवर करने के बाद आप लोग अनसॉल्व पेपर को उठाइएगा और अनसॉल्व जो अपने पास रखे हैं उसको देखिएगा। जितना इसमें पढ़ाया गया आप लोग अनसॉल्व से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको एक एक कर कवर करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।